सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले यह पाठ जो है मेरी स्मृति, इसके पहले पीपीटी में आपको पाठ का वाचन किया गया था और कठिन शब्द बताए गए थे, कुछ प्रश्नों को बताया गया था बच्चों। यहाँ मैं इस भाग 2 में मेरी स्मृति पार्ट 2 में मैं जो पद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। और यह पाठ 4 मेरी स्मृति, इसके रचयिता डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी। पद्यांश। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह पद्यांश दिया गया है और इसी पद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देना है। पद्यांश को पढ़ लेते हैं थोड़ा हम। गई है पीके प्रतीक्षा पुनः, आम्र शाखाएं, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। किसकी व्यथा छा गई वन घटा न भय घिरा, साँझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। कौन संदेश ले पवन आया सुनने तो दो। बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द हैं यह हाइकू विधा में, हाइकू विधा की रचना है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव की। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पीकी कोयल जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही मधुर स्वर में कूकती है, वह पीकी कोयल। प्रतीक्षा राह देखना, आम्र आम, आम। शाखाएं यानी डालियां, श्वेत सफेद, व्यथा दुख, घटा बादल, नभ आकाश, निशा रात। बच्चों, यह कठिन शब्द इस पद्यांश में आए हैं। अब किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृति एक आकलन कृति पहचान कर लिखिए। जाने वाली, प्रतीक्षा करने वाली, इन दोनों शब्दों को हम पीछे से देखते हैं। जाने वाली, यानी गई। कौन गई? पीकी यानी कोयल। प्रतीक्षा, प्रतीक्षारत पुनः, आम की शाखाएं। प्रतीक्षा करने वाली, आम्र की शाखाएं। फिर श्वेत चादर बिछाने वाला। श्वेत चादर किसने बिछाया? उसमें है महुआ खड़ा। उस वाली पंक्ति में देखें, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर। तो इसका आंसर श्वेत चादर बिछाने वाला कौन? महुआ। संदेश लाने वाला, यहाँ पद्यांश में देखते हैं। कौन संदेश ले पवन आया। संदेश लाने वाला कौन? पवन। तो बच्चों, इस तरह से यह आपका 4 जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर आपने दिया। जाने वाले यानी कोयल,
प्रतीक्षा करने वाली आम्र शाखाएं, श्वेत चादर बिछाने वाले महुआ और संदेश लाने वाला पवन। कृति 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना है, एक वचन बहुवचन में इसको करना है। जैसे शाखा, आप देखें वहाँ आम्र शाखाएं आया है, तो सीधा सा आप पद्यांश से भी बड़े आसानी से शाखा है, तो इसका आंसर शाखाएं। चादरें, तो उधर चादर आया है, चादरें का क्या हो जाएगा? चादर। दूसरा, कृति 2 का दूसरा प्रश्न, पहला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। साँझ, विलोम शब्द लिखना है। साँझ, साँझ यानी शाम, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सवेरा। काला, काला का विलोम सफेद। कृति 3 भावार्थ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का सरल भावार्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। बच्चों, पिछले पीपीटी में आपको इसका भावार्थ बताया गया था, लेकिन एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। इसका भावार्थ 25 से 30 शब्दों में, थोड़े में। गई पीकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। कह रहे हैं कि कोयल चली गई है और आम की शाखाएं, आम के पेड़ों की शाखाएं उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। महुआ खड़ा, उसी समय कह रहे हैं कि यह महुआ एक वृक्ष होता है, यह इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हैं, और सुबह सुबह वह फूल जमीन पर ऐसे गिरते हैं जैसे लगता है कि सफ़ेद चादर बिछा करके कोई इंतजार कर रहा है। किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा। कह रहे हैं कि ग्रीष्मकाल चली गई और आकाश में बादल छा गए हैं। साँझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। रात को तारे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पवन कुछ संदेश लेकर के आया है। बच्चों, यह जो है इसका भावार्थ रहा। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि कभी डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी कहते हैं, ऐसे करके आप इसको जो है इसका भावार्थ लिखोगे। 25 से 40 शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से यह 25 से 30 शब्दों में आप भावार्थ अपने शब्दों में लिखोगे, उन पंक्तियों को पढ़ोगे और लिखोगे। दूसरा पद्यांश है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें कठिन शब्द है, उनको देख लेते हैं। गंध, महक, वृक्ष, पेड़, दोपहर, दोपहर, साया यानी छाया, साँझ, शाम। यह इस पद्यांश के कठिन शब्द हैं। प्रश्न कृति नंबर 1 आकलन कृति है। पहचान कर लिखिए। गांव की दोपहर खोजती है। दोपहर में साया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साया। गांव की दोपहर खोजती है, साया। खो जाने वाले, खो जाने वाले यहाँ गांव और कवि, खोजने आने वाले भी गांव और कवि। पीक कहाँ कहा कि पुकार से खुल गए हैं पिछले पृष्ठ। यह इसके आंसर हैं। आप परीक्षित पद्यांश से इसको आप ये आंसर आपको मिल सकते हैं। खो जाने वाले गांव और कवि, खोजने वाले गांव कवि, पीक कहाँ की पुकार से खुल जाते हैं। आप इसको पीछे देखो, इनके आंसर आप पद्यांश से देख सकते हैं कि
एक मिनट। हाँ, कटे वृक्ष खोजते, यहां देखो पुकारते पृष्ठ पिछले, गांव की दोपहर खोजती साया। तो इस तरह से आप पद्यांश से अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। दूसरा, कृति 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। वृक्ष दिया गया है, यह हाइकू शब्द है। वृक्ष यानी वृक्ष, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वृक्ष। साँझ, साँझ यानी संध्या। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गांव, गांव का शहर, और गंध, गंध का विलोम देना है हमको, इसलिए गंध का दुर्गंध। उपयुक्त पद्यांश का सरल भावार्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो। जो पद्यांश दिया गया है उस पद्यांश का भावार्थ लिखना है, इसको हम देख लेते हैं। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो, खुल गए हैं पीक कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले, कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया, गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को खो गए दोनों, वर्षा की सांझ बजाते सहनाई छिपे झिंगुर। यहाँ कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी ग्रामीण अंचल के बारे में कहते हुए कहते हैं कि मेहंदी के गंध से रसी बसी यादें आ रही हैं, खुल गए हैं पीक कहाँ पुकारने से पृष्ठ पिछले। कह रहे हैं कि कोयल की मधुर आवाज सुनकर, सुर सुनकर हमारी स्मृतियां मुखर हो गई हैं। कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया। यहाँ गांव में जो वृक्षों की कटाई हो जाती है उसका जिक्र करते हुए डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी कहते हैं कि वृक्ष कट गए हैं और गांव की जो दोपहर है वह छाया को ढूंढती है। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को खो गए दोनों। कह रहे हैं गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को खो गए दोनों। शहरों में आकर के लोगों में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, उसी तरह से गांव में भी रहने वाले लोगों में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी कहना चाहते हैं कि शहर और गांव के लोग, गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को, एक शहरी गांव वालों को ढूंढता है, नहीं पहचानता है और इतना परिवर्तन हो जाता है, और गांव वाला शहरों वालों को, शहर वालों को नहीं पहचान पाते हैं। यानी कह रहे हैं गांव और शहर, गांव और शहरी ये लोग क्या हो रहे हैं? खो गए हैं। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर। वर्षा की सांझ, बरसात के दिनों में शाम के वक्त जो झिंगुर की आवाज़ आती है, झिंगुर एक जंतु होता है, उसकी आवाज़ आती है, शहनाई की तरह उसकी आवाज़ आती है, झिंगुर की आवाज़ आती है। तो बच्चों यह भावार्थ रहा इस पद्यांश का। नेक्स्ट पद्यांश है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमराई में। बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमराई में, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन। आए कोकिल धुन बंसी की गूंजे बौर महके। इससे प्रश्न है जो
शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्द इसमें है पीकी, कोयल, अमराई, यानी आम के पेड़ों का बगीचा को अमराई कहते हैं। बांसुरी, बंसी, स्वप्न, सपना, सवेरे, सुबह, बौर, आम का फूल, यह कठिन शब्द हैं। कृति एक, आकलन कृति, पहचान कर लिखिए, चहचहाने वाले, देखो उसमें चिड़िया आया है, हमने परिच्छेद अभी पढ़ा। तो कूकने वाले, कूकने, कौन कूकती है? कोयल। महकने वाला, महकने वाला फूल। बौर, महकने वाला, यहाँ बौर आम के बौर से है। और खिलने और मुरझाने वाला फूल। चहकने वाला चिड़िया, कूकने वाली कोयल, महकने वाला बौर और खिलने और मुरझाने वाला फूल। जैसा कि आप पद्यांश देखेंगे तो इनके उत्तर एकदम आसानी से बिना किसी परेशानी के आप ढूंढ सकते हैं। कृति 2, शब्द संपदा। प्रश्न 1, हाइकू में निम्नलिखित अर्थ में आए शब्द। आम के बगीचे के लिए अमराई शब्द आया है, पद्यांश में अभी हमने पढ़ा। बंशी, यह वंशी है और यहां वंशी शब्द है, बंसी। कुम्हलाता, मुरझाता और सपना के लिए स्वप्न शब्द आया है। ये जो शब्द हैं ये हाइकू शब्द हैं। कृति 3, भावार्थ। उपर्युक्त पद्यांश का सरल भावार्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इस जो पद्यांश दिया गया है उसका भावार्थ बजाने आए पीके छिप बांसुरी अमराई में, यानी आम के बगीचे में कोयल की मधुर धुनी सुनाई दे रही है, देती है। फूल खिलता है, महक मुरझाता है, स्वप्न बनता है। कभी डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी कहते हैं कि फूल खिलता है और महकता है, उसी तरह से जिस तरह से सपने मुरझा जाते हैं उसी तरह से मुरझा भी जाता है। फूल खिलता है, महक मुरझाता, स्वप्न बनता, स्वप्नों की तरह मुरझा जाता है। यहाँ इस पंक्तियों पर कवि रमाकांत जी लोगों के ऊपर कह रहे हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म करता है, फिर उसके मृत्यु हो जाती है। यह इन पंक्तियों से यह भी स्पष्ट होता है। बड़े सवेरे उठ जाते चिड़िया, जागता कौन। कह रहे हैं रमाकांत जी, कह रहे हैं कि बड़े सवेरे, इतना सवेरे सुबह चिड़िया उठ करके चहचहाने लगती हैं, उनको जगाता कौन है। आए कोकिल धुन बंसी की गोजे और महके। कह रहे हैं इन आमों की बगीचों में कोकिल की धुन गूंजने लगती है और साथ में जो आम के फूल हैं, बौर हैं, उनके खुशबू भी चारों तरफ फैलने लगती है। इस तरह से बच्चों इस पद्यांश के का यह भावार्थ रहा, अर्थ रहा। नेक्स्ट, अब कविता से बच्चों इस तरह के प्रश्न पूछे जाए थे। अभी जैसे मैंने आकलन कृति 1, आकलन 2 और आकलन कृति 3 बताया। कृति 1, कृति 2, कृति 3 परिच्छेद बताया। तीनों परिच्छेद में मैंने उसको हल भी किया। इस तरह के प्रश्न आते हैं। आगे जो है वो पद विश्लेषण है। यह भी पद विश्लेषण 6 नंबर का आता है बच्चों। उसके बारे में हमने इस कविता को लिया है। मेरी स्मृत कविता का पद विश्लेषण कीजिए। इसमें
5 चीजें पूछी जाती है। रचनाकार का नाम, रचना की विधा, पसंद की पंक्ति, पंक्तियां पसंद होने का कारण, रचना से प्राप्त संदेश और प्रेरणा। जो भी आपको इस कविता से पंक्तियां पसंद आए, सबसे पहले रचनाकार का नाम डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी, फिर विधा, अभी मैंने बताते समय आपको बताया कि यह हाइकू विधा में लिखी गई है, इसलिए इसकी विधा क्या है, हाइकू। पसंद की पंक्ति, कोई भी जो आपको, कोई जरूरी नहीं है जो मुझे पसंद आए वो आपको भी पसंद आए, जो आपको अच्छी तरह से पंक्ति पसंद आए उस पंक्ति को आपको लेना है। मैंने लिया फूल खिलता महकता मुरझाता स्वप्न बनता, मैंने लिया या मुझे पसंद है, मेरी पसंद की पंक्ति है, तो आपको जो पसंद की पंक्ति है उस पंक्ति को यहाँ पे आप लिख देंगे। पंक्तियां पसंद होने का कारण, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव ने इस कविता के माध्यम से जीवन का यथार्थ व्यक्त किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि फूल की तरह ही मनुष्य जन्म लेता है, अपना कर्म करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसलिए यह पसंद की पंक्ति है। यही कारण है पसंद होने का, यानी मनुष्य के यथार्थ व्यक्त है इस पंक्ति में, इसके लिए इसको पसंद की पंक्ति हमने चुना है। रचना से प्राप्त संदेश, कवि ने इस कविता के माध्यम से मानव को संदेश दिया है कि उसे प्रकृति के अन्य घटकों की तरह अपना कार्य करना चाहिए। जिस तरह से प्रकृति के जो घटक हैं वह अपने अपने कार्यों को करते हैं, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने अपने कार्यों को करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से यह पद विश्लेषण 6 नंबर का आता है और यह 5 चीज़ें पूछी जाती हैं। रचनाकार का नाम, रचना की विधा और पसंद की पंक्ति, पसंद होने का कारण, और रचना से प्राप्त संदेश या क्या प्रेरणा मिलती है इस रचना से। तो बच्चों, इस तरह से यह पद विश्लेषण है, यह विभाग 2 में पूछा जाता है। अब थोड़ा हम समास के बारे में चर्चा करते हैं। समास के बारे में हम एक डायग्राम लाए हैं। इस डायग्राम के माध्यम से जो समास के 6 प्रकार हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास, इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और साथ में कुछ शब्दों को बताएंगे भी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यह समास, एरो के द्वारा इधर हम चलते हैं, यहाँ तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद माने उसका दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, विशेष्य होता है। जैसे विशेषण होता है, पूर्व पद गौण या विशेषण होता है। उदाहरण के लिए मैंने लिया चिड़िया घर। चिड़िया घर यानी चिड़िया का घर। यहाँ चिड़िया जो है यह पूर्व पद है और उत्तर पद है घर, और इस तरह से यह हो गया तत्सम पुरुष, तत्पुरुष हुआ। दूसरे उदाहरण और भी हम ले सकते हैं, राजपुत, राजा का पुत्र। यहाँ राजा गौण है और पुत्र विशेषण है, विशेष्य है, यानी पुत्र प्रधान पद है, तो इसलिए यह तत्पुरुष हुआ। दूसरे और आगे बताएंगे हम। इसके बाद दूसरे चीज पे हम चलते हैं, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, पहला अव्यय हो और प्रधान भी वही हो। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, भर पेट। भर पेट यह अव्यय पद है और प्रधान भी है, अव्यय भी है और प्रधान भी है। यहाँ विग्रह में हम क्या लिखेंगे, पेट भर के। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, आजन्म यानी जन्म तक, तो यह भी क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। तीसरा समास पे हम चलते हैं, द्वंद्व समास।
यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और विशेष जानकारी के लिए बच्चों यह ध्यान में रखो कि इन दोनों पदों के बीच में और छिपा रहता है। जैसे माता पिता, यहाँ दिया गया है घर द्वार, घर और द्वार, और शब्द छिपा रहता है। अगर ऐसा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह द्वंद्व समास है। उसी तरह से माता पिता, भाई बहन, छात्र छात्रा, सबको आप जब इनका विग्रह करेंगे तो इन दोनों पदों के बीचों में और छिपा रहता है। कर्मधारय, कर्मधारय इसमें सामासिक शब्दों में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। पहला विशेषण होता है, जैसे पीतांबर, पीतांबर यानी पीला अंबर, पीला विशेषण है। दूसरा महात्मा, महा आत्मा, महान है जो आत्मा, तो महान विशेषण है और आत्मा विशेष है। इसी तरह से नील कमल यानी नीला कमल, नीला विशेषण है और कमल विशेष है। तो यह कर्मधारय रहा। अगला पांचवा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद मिलाकर कोई तीसरा पद आ जाता है तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन, दश आनन यानी जिसके 10 मुंह हो, ऐसा कौन शब्द आ जाएगा? क्या? रावण। तो अगर ऐसा आता है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पद आ जाता है तो वह बहुव्रीहि समास होता है। उसी तरह से मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले कौन? भगवान कृष्ण। तो यह क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। अब अभी मैंने कर्मधारय और बहुव्रीहि में भी थोड़ा दोनों हो सकता है। जैसे अभी मैंने पीतांबर बोला, पीतांबर यानी पीला वस्त्र, ऐसा हो गया तो पीला विशेषण है, तो ऐसी स्थिति में वह कर्मधारय रहेगा। लेकिन अगर पीतांबर आया और उसका हमने किया पीला है, पीत है अंबर जिसका, यानी विष्णु भगवान, तो वह क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। यानी यह दोनों हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है और कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है पीतांबर। इसके बाद छठवां है द्विगु समास। द्विगु समास समस्त पदों के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण लगा होता है। बच्चों ऐसे शब्द आ जाएं जिनके पहले संख्यावाचक शब्द लगे हों तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह द्विगु समास है। संख्यावाचक शब्द लगे हुए हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह द्विगु समास है। उदाहरण के लिए जैसे त्रिदल यानी 3 दलों का समाहार। त्रिदल, त्रि यानी संख्यावाचक, त्रिदल संख्यावाचक हो गया, इसके लिए वह द्विगु समास हो गया। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, माने 9 यानी संख्यावाचक है। इसी तरह से चतुर्भुज, पंचवट, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो संख्या से शुरू होते हैं। अगर संख्यावाचक शब्द है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह द्विगु समास है। अब कभी कभी ऐसे शब्द भी आते हैं जो कि द्विगु समास भी होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया दशानन, दशानन, तो यह अगर दशानन हम लेते हैं तो पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। लेकिन अगर 10 मुख वाला कोई अन्य पद आता है, यानी 10 मुख किसके पास था? रावण के पास, अगर ऐसा आता है तो वह बहुव्रीहि समास होता है। बच्चों इस तरह से यह समास के बारे में मैंने आपको
पूरी जानकारी दिया। आप ध्यान से इसको देखेंगे, समास का कोई भी शब्द आएगा तो आपको समास खोजने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तत्पुरुष के बारे में 6 प्रकार मैंने बताया। तत्पुरुष बताया, अव्ययी भाव दूसरा, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय और पांचवा बहुव्रीहि और छठवां द्विगु समास। कुछ ऐसे शब्दों को बताया जो द्विगु भी है और बहुव्रीहि भी है, या बहुव्रीहि भी है या कर्मधारय भी है। हाँ, ऐसे शब्द बताया, या बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, या दूसरे में द्विगु भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। इस तरह के शब्दों को मैंने आपको बताया। अब कुछ सामासिक शब्द हमने लिए हैं जो कि आप इनको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे राजपुत्र लिया, विग्रह किया है इसका, विग्रह राजा का पुत्र, फिर इसके बाद वहाँ यह समास हो गया तत्पुरुष समास। फिर अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, यह भी तत्पुरुष समास हो गया। तपोभूमि, तप के लिए भूमि, यह प्रधान पद है, पुत्र पीड़ित भूमि, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन यानी दिन दिन, अव्ययी भाव है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यह यथा अव्ययी है और प्रधान पद है, इसलिए अव्ययी भाव है। आजन्म यानी जन्म तक, यह भी अव्ययी भाव है। फिर माता पिता, ये देखो बीच में योजक चिन्ह लगा है और इन दोनों शब्दों के बीच में और छिपा है। मैंने एक बताया, एक सबसे तार्किक चीज है कि यदि दोनों पदों के बीच में और छिपा है तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे यहाँ देखो माता पिता लिखा है, लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो माता और पिता हो गया और यह हो गया द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई और बहन, यह भी क्या हो गया? द्वंद्व समास। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, यह भी क्या हो गया? द्वंद्व समास। पीतांबर, पीला अंबर, यानी पीला विशेषण हो गया इसलिए कर्मधार है। नीला, नील कमल, नीला कमल, यह भी नीला विशेषण है इसलिए कर्मधार हो गया। छोट भैये, छोटे भैया, यह छोट जो है विशेषण है, इसके लिए यह कर्मधारय हुआ। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण, यह बहुव्रीहि समास हुआ। तीसरा पद आया, न तो मुरलीधर में से कोई शब्द नहीं आया बल्कि तीसरा शब्द आया कृष्ण, श्री कृष्ण, इसलिए यह बहुव्रीहि समास। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, यानी शंकर भगवान, यह भी बहुव्रीहि समास है क्योंकि शूल पाणी के अलावा यह शंकर जी आया तीसरा शब्द, इसके लिए तीसरा पद आया, इसके लिए यह बहुव्रीहि समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन वाला यानी विष्णु भगवान, यह भी बहुव्रीहि समास है। चौराहा, चार राहों का समाहार, यह द्विगु समास है क्योंकि चार, चौ यानी चार, चार संख्यावाचक है। अगर ऐसे हैं संख्यावाचक शब्द पहले लगे हैं तो वह द्विगु समास होगा। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, यहाँ तीन आया है संख्यावाचक है, इसके लिए यह द्विगु समास। फिर इसके बाद पंचवट, पांच वटों का समाहार, तो यह भी द्विगु समास हो गया। बच्चों इस तरह से यह समास आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समास पे आपका पूरा नियंत्रण रहेगा और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप अच्छी तरह से करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आज का यह हमारा भाग 2, मेरे स्मृत भाग 2 का सारे प्रश्न है, पद्यांश से संबंधित प्रश्न है और थोड़ा इसमें व्याकरण मैंने समास को लिया और आपको समझाने का प्रयास किया, कुछ शब्द दिए और आप दूसरे शब्दों को चुन करके समास को पहचानने का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देखता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। जय हिंद।